हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ अधिनियम के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें से 1909 का मार्लेमेंट ऑफ सुधार काफी इम्पोर्टेंट था। 1858 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हम लोगों ने देखा मुगल पद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्विट्स इंडिया एक्ट को समाप्त करके 15 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। और वो जो 15 सदस्यीय आयोग था, जिसे इंग्लैंड में होम चर्चेज कहा गया, 15 सदस्य में से 8 ब्रिटिश के द्वारा और 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मनोनीत किया जाता था। उनके बारे में देखें, 1873 अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। 1861 भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़े। 1892 के बारे में भी पढ़े, जिसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी मिली थी भारत के लोगों को। और साथ में 1861 के परिषद अधिनियम में कहा गया था कि जो भी नियम बनेगा उसमें भारतीय लोगों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत सारे प्रावधान के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। और ये काफी लॉन्ग अधिनियम है, इसमें बहुत सारा प्रावधान है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान को लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्प होगा। शायद आप लोग को 2-3 क्लास जो पीछे हम पढ़ाए हैं उसमें सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत सारा फैक्ट हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, उन सारी चीजों के बारे में आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। पहला प्रावधान ये है, पहला प्रावधान आप लोगों को याद रखना ये कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद और एक का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद जो होता था, ये होता था उच्च सदन, और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होता था। ठीक है। इसमें 60 सदस्य होते थे, 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसमें से 34 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था और साथ में 26 सदस्यों को 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य मनोनीत किया जाता था। अगर निम्न सदन जो केंद्रीय विधानसभा के बारे में देखें, तो इसमें 45 सदस्य होते थे, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसमें से 104 का निर्वाचन होता था और 41 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। आप लोगों के लुसेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 104 के जगह पे 100 145 के जगह पे 144 मिलेगा। तो याद रखना कि 145 सही है, कोई गलत डाटा हम नहीं लिखे हैं। और ये दोनों केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, दोनों का जो शक्तियां था सेम था, बराबर था। लेकिन बात ये था कि बजट बजट की स्वीकृति निम्न सदन यानी कि केंद्रीय विधानसभा के द्वारा किया जाता था। बाकी सारी शक्तियां दोनों में बराबर थी। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो आपका केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी, उसमें उच्च सदन जो आपका राज्य परिषद था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मोंडेमैन। ये व्यक्ति का नाम याद रखना है, ये व्यक्ति का नाम पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का जो स्थापना किया गया वो 1929 में किया गया। ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना करी गई वो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे प्रांतों में, याद रखना है 1935 के तहत। दूसरा प्रावधान हम लोग ये पढ़ेंगे 1919 में कि विषयों का बंटवारा किया गया। विषयों का बंटवारा किया गया दो तरीके से। याद रखना, एक को केंद्रीय विषय संघ सूची के अंतर्गत में रखा गया, जैसे जो आज हम लोग संघ सूची बोलते हैं उसे उस समय केंद्रीय विषय बोला जाता था। ये संघ सूची इसलिए लिखे है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए जो आज संघ सूची में है वो उस समय केंद्रीय विषय के रूप में जाना जाता था। प्रांतीय विषय के रूप में जो आज राज्य सूची में है उसे प्रांतीय विषय के रूप में जाना जाता था। ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तीसरा पॉइंट में याद रखना है कि द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। इसे दोहरे शासन की कह सकते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत या दोहरे शासन की शुरुआत। इसका एक नाम और है जिसे डायरकी बोला जाता है। डायरकी, ठीक है, क्या बोलेंगे? डायरकी। तो डायरकी का शुरुआत जो किया गया, याद रखना है, ये प्रावधान के तहत 1919 के तहत द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है।
ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, इसे इंपोर्टेड कर लेंगे कि द्वैध शासन के रूप में किसे जाना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए हम लिख दिए कि प्रांतों में अगर द्वैध शासन पूछे तो 1919 और केंद्र में द्वैध शासन पूछे 1935। ये दोनों जो कंफ्यूजन करता है और आपका द्वैध शासन और उधर द्विसदनात्मक विधायी का थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से अगर इसे देखेंगे तो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ में याद रखना है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो दो प्रकार से थी। एक था आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पे जो अधिकार होता था वो सारा रहता था गवर्नर के पास। गवर्नर के पास आरक्षित विषय होता था और भारतीय मंत्री के पास, जिसे भारतीय लोगों को शामिल किया जाता था, वो हस्तांतरित विषय उसको दिया जाता था। देखिएगा, गवर्नर के पास याद रखना है वित्त उसी के पास होता था, न्याय व्यवस्था भी थी, राजस्व व्यवस्था भी थी और प्रशासन व्यवस्था, सारी जो इम्पोर्टेंट या बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं थी वो सारा था आरक्षित विषय के अंतर्गत। ये पूछा जाता है आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित में शिक्षा याद रखना है, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जो भारतीय मंत्री के पास था। याद रखना है भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919 काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें केंद्र में जो द्विसदनात्मक शासन की जो शुरुआत किया गया था, उसमें से याद रखना है आप लोगों को द्वैध शासन में कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांटा गया था प्रांतों में। वित्त, न्याय, राजस्व, प्रशासन किसके अंतर्गत में? आरक्षित विषय के अंतर्गत में। शिक्षा हो गया, आपका स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सारा जो स्वास्थ्य वगैरह मिलता था वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत में आता था। ये ऑप्शन में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी करी गई 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। जितनी भी प्रावधान, चौथा प्रावधान ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान आया। अध्यक्षता लॉर्ड ली के द्वारा किया गया और एक रॉयल कमीशन बनाया गया 1923 में। रॉयल कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट आया 1924 में और इसी रिपोर्ट के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग यूपीएससी आज बोलते हैं, इसकी स्थापना करी गई 1 अक्टूबर 1926 को। ये डेट याद रखना है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रावसबर्कर, वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार। ये याद रखना है। सदस्यों की संख्या याद रखना है 10। कितने सदस्य? 10। वर्तमान में जो इसमें सदस्यों की संख्या वो 10। ये दोनों वर्तमान का है। याद रखना है आप लोगों को पहले की चीजें कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया और लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन 1923 में हुआ। 24 में रिपोर्ट आया और इन्हीं के द्वारा कभी कभी ये रिपोर्ट ना दे करके ना पूछ लिया जाता है सिफारिश किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड ली के द्वारा। ली आयोग या तो फिर विधि आयोग बोल सकते हैं। और संघ लोक सेवक आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। नेक्स्ट प्रावधान में हम लोग पांचवा प्रावधान देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। याद रखना है आप लोगों को कितनी अच्छी तरीके से बताए थे कि मुस्लिमों के लिए पहली बार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मुस्लिम लोग ही नेता रहेंगे और उनका वोट उन्हीं मुस्लिम लोगों के द्वारा ही दिया जाएगा। यानी कि हिंदुओं से अलग एक मुस्लिमों का अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा किया गया। एक ऐसा प्रावधान लाया गया 1909 में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार में, जिसे मुस्लिमों को दिया गया था। लेकिन 1919 में आया तो 1919 में 4 लोगों को अलग से विस्तार किया गया, प्रणाली का विस्तार 4 लोगों को। तो 1919 में किसको किसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया अलग से, तो उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। एक यूरोपीय लोगों को जो यूरोप से आए थे, एक भारतीय ईसाई को जो भारत में ईसाई संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उनको भी अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया। एक सिख लोगों को भी अलग से निर्वाचन मंडल दे दिया गया और एक एंग्लो इंडियन वैश्या इंडियन एंग्लो इंडियन कहलाता है, जिसका पति या तो फिर पत्नी दो में से कोई एक अंग्रेज का हो और एक भारतीय हो, दोनों में विवाह हो गया और उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत
पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत अलग से चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो 1909 में पहली बार मिला था मुस्लिम को, 1919 में किसको किसको मिला, तो एक यूरोप के लोगों को यूरोपीय लोगों को दिया गया, दूसरा याद रखना है भारतीय सिख को दिया गया, तीसरा याद रखना है आप लोगों को कि एंग्लो इंडियन को दिया गया, चौथा याद रखना है आप लोगों को कि भारतीय ईसाई को दिया गया। यानी कि यूरोपीय, ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन को। ये है आपका पांचवा प्रावधान। छठा प्रावधान में आप लोगों को याद रखना है कि केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट को राजस्व राज्य बजट से अलग कर दिया। यानी केंद्र वाला बजट अलग पेश किया जाएगा और राज्य वाला बजट अलग पेश किया जाएगा। कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, या इसी को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्योंकि जैसे हम लोग 1909 में पढ़े कि 1909 में राज्य सचिव के रूप में मार्ले था और आपका वायसराय मिंटो था, उसी तरह से 1919 में राज्य सचिव के रूप में आपका मॉन्टेग्यू था, और याद रखना है वायसराय के रूप में जो था वो चेम्सफोर्ड था। इसीलिए 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। छठा प्रावधान में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। सातवां में आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ इलाहाबाद में करने की व्यवस्था की गई और 1922 में पहली बार इलाहाबाद में इलाहाबाद में किया गया। साथ ही याद रखना है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की है। ये चीजें आप लोग मैसेज में हम चेक करेंगे। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मैसेज में कमेंट कीजिएगा कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो इंग्लैंड में 1855 में शुरुआत हुआ था इंडियन आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, जिसमें से भारत के पहले व्यक्ति 1863 में पास किए थे। उस व्यक्ति का नाम कमेंट में कर देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आठवां प्रावधान ये है। आठवां प्रावधान ये है कि सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। वोटिंग भी देंगे ना तो वो सीमित लोग देंगे। कौन कौन लोग वोटिंग देंगे, वैसे लोग देंगे जिसके पास आय ज्यादा है, जिसके पास इनकम ज्यादा है, वो लोग वोट करेंगे। गरीब लोग वोट नहीं करेंगे। जो पढ़े लिखे ज्यादा है वो वोटिंग करेंगे, जिसके पास संपत्ति ज्यादा है वो वोटिंग करेंगे, और जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट वो वोट करेंगे। यानी कि वोट देने की अधिकार, यानी कि सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई भारत शासन अधिनियम 1919 में। आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और टैक्स कर के आधार पर वोटिंग देने की व्यवस्था, मतदान करने की व्यवस्था की गई। ये था आपका आठवां प्रावधान। ठीक है। आठवां प्रावधान के पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा चीजें रिवीजन करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े। याद रखना भारत शासन अधिनियम 1919 को पहली चीज तो इसे मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़े कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। एक था राज्य परिषद और एक था आपका केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा। ये था आपका उच्च सदन और ये था आपका निम्न सदन। ये चीजें भी पढ़े। इसमें व्यक्तियों की संख्या होती थी 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे। कितना निर्वाचन होते थे, 34 लोगों का निर्वाचन किया जाता था। इनकी संख्या 145 था, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और बाकी 41 जो बचा वो आपका याद रखना है 104 निर्वाचित होते थे, बाकी 41 लोगों को मनोनीत किया जाता था। दूसरा प्रावधान पढ़े कि आईसीएस की परीक्षा भारत में होने लगी। वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। याद रखना है सांप्रदायिक निर्वाचन निर्वाचन मंडल का भी विस्तार किया गया, और निर्वाचन मंडल का भी विस्तार जो किया गया, याद रखना है किन किन लोगों को निर्वाचन मंडल दिया गया। तो उसमें से एक था यूरोपीय, एक था भारतीय ईसाई और एक था भारतीय सिख भारतीय सिख और एक व्यक्ति एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन। तो इन व्यक्तियों को सांप्रदायिक निर्वाचन भी दिया गया, ये भी याद रखना।
एक हम लोग पढ़े संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई, यानी कि संघ लोक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई 1 अक्टूबर 1926 को, जिसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे रॉस बर्कर। रॉस बर्कर। तो इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर इसको रिवीजन करेंगे या तो फिर नोट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैग की, है ना, याद रखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की व्यवस्था जो आज हम लोग पढ़ते हैं, इसकी प्रावधान सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। कैग के पद का सृजन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष याद रखना है आप लोगों को, पी नरहरि राव। आज भारतीय संविधान के बारे में जब आप लोगों को पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो आर्टिकल्स 148 से लेकर के 151 तक जो प्रावधान है, वो सारा प्रावधान है कैग के बारे में। तो कैग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। कब प्रावधान किया गया टैग के बारे में? भारत शासन अधिनियम 1919 में। ये याद रखना है। याद रखना है, इसमें कुछ आर्टिकल्स था, 135 आर्टिकल्स, और अनुसूची की संख्या 4 थी। ये दोनों चीजें के बारे में याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 में 135 आर्टिकल्स और 4 अनुसूचियां थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। याद रखना है, अगर आप प्रत्यक्ष की बात करें, तो आप प्रत्यक्ष की बात करें तो आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बता चुके थे, अप्रत्यक्ष की व्यवस्था पहली बार जो किया गया था, वो आप लोग बताना है 1892 में किया गया था अप्रत्यक्ष। और इसी में क्या किया गया? इसी में किया गया कि राजस्व, व्यय और राजस्व, व्यय और आपका खर्च, जिसे हम लोग व्यय भी बोलते हैं, यानी कि राजस्व पे, व्यय पे, यानी कि खर्च पे और बजट पे अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिली थी। लेकिन एक प्रावधान यहाँ पे आप लोग और ऐड कर देना है कि पूरक पूरक प्रश्न पूरक प्रश्न पूरक प्रश्न। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1919 में 1919 में नहीं, 1909 में ही तो पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई थी। तो याद रखना, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन, याद रखेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अप्रत्यक्ष याद रखना है 1892 में, क्योंकि अनुपूरक प्रश्न तो 1892 में था, लेकिन 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो 1892 में हुई, डायरेक्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसके बारे में कहा गया कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रावधान के बारे में नेक्स्ट प्रावधान के बारे में आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है ना? ये सारा प्रावधान है 11 प्रावधान। तो 11 प्रावधान आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, है ना? ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप लोग कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।